स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। एक बार फिर देश में राजनीतिक घटनाक्रम ने रफ्तार पकड़ ली है। लोकसभा चुनाव तो अभी बहुत दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव सिर पर खड़ा हो और घटनाएं इस तरह की हो रही हैं कि वो दोनों ही पक्षों को काफी प्रभावित कर रही हैं और साथ ही जो पब्लिक ओपिनियन है उसके ऊपर भी उसका काफी असर पड़ रहा है। ऐसा व्यक्तिगत रूप से जब मैं लोगों से मिलता हूँ, किसी साधारण व्यक्ति से बातचीत करता हूँ, टैक्सी में किसी ड्राइवर से बात करने लगता हूँ, जो लोग ना मुझे पहचानते हैं, ना मेरी राजनीतिक फितरत को पहचानते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से अपनी बात कहते हैं। उससे अंदाजा लगता है कि वास्तव में इस वक़्त जो घटनाक्रम है, वो लोगों के मानस को और उनकी राय को कितना प्रभावित कर रहा है। इन्हीं घटनाक्रमों में से एक जो बात निकल कर आई है, जो बहुत दिनों से पक रही थी, अभी तक निकल कर आ नहीं पाई थी, लेकिन अब आ गई है निकल कर। जब जगदीप धनखड़ राज्यसभा चलाते थे उपराष्ट्रपति के तौर पर, तो उस वक़्त एक बार ये बात निकल कर आई थी, जब उनके खिलाफ विपक्षी सांसदों ने एक महाभियोग चलाने की कोशिश की थी। हालाँकि वो सब नाकाम हो गया, लेकिन उससे एक माहौल बना था। लेकिन अब ये लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ बात निकली है और आज विपक्ष ने वो नोटिस दे ही दिया है। 102 सांसदों के उसके ऊपर दस्तखत हैं, जो कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है संख्या। उसके बाद अब उसमें और कोई सांसद दस्तखत करे या न करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो स्थिति बन रही है, इसके पीछे मेरी अपनी छोटी-सी थीसिस है, मैं आपके साथ रख दूँ ताकि उससे विचार-विमर्श में सुविधा हो। वो ये है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा चाहती है विपक्ष मुक्त लोकतंत्र। अब विपक्ष को शारीरिक रूप से तो उनका उन्मूलन कर नहीं सकते। एक आध विपक्षी नेता को जेल डाल सकते हैं, सभी को जेल में नहीं डाल सकते, सभी को अचानक जादू के ज़ोर से गायब नहीं कर सकते। तो वो सदन के बाहर जाँच एजेंसियों का सहारा लेकर उन्हें तंग करते हैं और सदन के भीतर उन्होंने तय किया है कि हम पीठासीन अधिकारियों के दम पर उनको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगे। पीठासीन अधिकारी, चाहे वो स्वयं लोकसभा के अध्यक्ष हों या उनकी जगह भेजे जाने वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हों, उनके नाम पर पूरी तरह उन्हें उन्हें हम ढक्कन बना देंगे, बिल्कुल अपनी बात कहने ही नहीं देंगे, कोई मौका ही नहीं देंगे, इतनी पाबंदियाँ लगा देंगे उनके ऊपर कि वो कुछ कर अपनी राजनीतिक भूमिका निभा ही ना पाएँ। ये उसी का नतीजा है कि आज ओम बिरला के खिलाफ अ, उनको हटाने का नोटिस दिया जा रहा है। क्या दुर्गति हो गई है हम लोगों के लोकतंत्र की, विनोद जी? आप तो मुद्दतों से संसद के भीतर और संसद के बाहर दोनों जगह लोग एक क्रॉनिकल रहे हैं भारतीय राजनीति के। जी। अभय जी, आज मैं बहुत विचलित हुआ एक हुँ, जो हादसा हुआ उससे, कि जो मुद्दा पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था, डिबेट होना चाहिए था, दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखना चाहिए था, जिस किताब पर या हमारे भूतपूर्व सेनापति का जो नरेटिव था उस पर, चीन के संदर्भ में, अब वो मामला पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। हमारी पार्लियामेंट की सब्स्टिट्यूट पुलिस है क्या? क्या ये इस बात को प्रत्यक्ष नहीं करता कि वी हैव मूव्ड एंड अराइव्ड एट अ पुलिस स्टेट? देखिए, बड़ी गुस्से वाली बात है ये। जिस संस्था को हम और आप इलेक्ट करते हैं और जिस संस्था में हमारे इलेक्शन के चलते, हमारे वोट के चलते, जहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, जहां पर मंत्रीगण नियुक्त होते हैं, जहां पर स्पीकर नियुक्त होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नियुक्त होता है, उसका जो काम है, उसका काम अब पुलिस देखेगी। मतलब पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि ये किताब जो है छपी थी कि नहीं छपी थी। पता नहीं अभी पुलिस को क्या दिया है उन्होंने, लेकिन पुलिस जो है वो उसके तत्वावधान में ये मामला चला गया। और जो पेंगुइन इंडिया है वो तो केज्ड पैरेट हो गया। पेंगुइन तो केज्ड पैरेट हो गया भाई। इतनी रिस्पेक्टेबल पब्लिशिंग हाउस इज टॉकिंग लाइक अ केज्ड पैरेट ऑफ द गवर्नमेंट कि भैया ये तो अभी छपी नहीं, अनपब्लिश्ड बुक है। और जबकि जनरल साहब ने खुद, आप नहीं, कुछ से बहुत महीने पहले
ये ट्वीट किया था कि ये मेरी किताब आ रही है, आप उसको एडवांस बुकिंग करवा लीजिए, प्री रिलीज ऑर्डर कर दीजिए। तो ये खबर, किताब छपी है। ये बात अलग है कि इस किताब को विस्तृत तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दिया सरकार ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियरेंस नहीं दी। असली सच्चाई तो ये है, क्या इन्वेस्टिगेशन में ये बात कहेगी पुलिस क्या, जो कि जग जाहिर है, सबको पता है जिसके बारे में। सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये विचलित करने वाला सवाल है अभय जी। नहीं, मैं इसमें एक छोटी सी बात ये आपसे और जिज्ञासा, भाई किताब, लोगों को ये भी पता है कि किताब को क्यों भारत में प्रकाशित नहीं होने दिया गया या वितरित नहीं होने दिया गया। लोगों को ये भी पता है कि किताब में है क्या जिससे सरकार को दिक्कत है। अरे भाई, उसका पीडीएफ घूम रहा है पूरी दुनिया पीडीएफ में। नहीं, पूरी किताब का पीडीएफ घूम रहा हाँ, है। उन पूरी हिस्सों को, मेरे पास भी है पीडीएफ, बस साफ कह रहा हाँ हूँ। हाँ, मैंने सबके जाने पास है। मैंने मैंने कम से कम 100 दोस्तों को अपने खुद भेजा है। हाँ हाँ, नहीं कह रहा हूं, वो हिस्से जो नरेंद्र मोदी के निर्णय लेने की, फौजी निर्णय, चीन के मुकाबले फौजी निर्णय लेने की क्षमता पर रक्षा मंत्री के और प्रधानमंत्री के सवालिया निशान लगाते हैं, वो हिस्से हिंदी में अनुदित होकर लाखों लाखों करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं। बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये कल सरकार जो, जिस ड्राइवर के साथ में स्टेशन से अपने घर आ रहा था, वो ड्राइवर भी पढ़ चुका था उसको, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ है पूरा प्रकरण, ये उस प्रथा को, वो एक जो कहते हैं ना कि अंधा कानून, यानी कानून, ये अंधा कानून है कि भाई एक अंधा कानून जो है अभी केस रजिस्टर कर रहा है और इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। किस लेवल पे करेगी? इंस्पेक्टर करेगा, सब इंस्पेक्टर करेगा, कांस्टेबल करेगा, कौन करेगा? लेकिन किसी भी ओहदे पे नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी भले ही कर रहा हो उसको, ये मामला है पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन का, क्योंकि ये मामला रेज हो चुका है हमारी लोकसभा में जी। और उस पे नेता विपक्ष को बात नहीं करने दी माननीय स्पीकर साहब ने। अब असली मुद्दा यह है कि इसके चलते, और उसके बाद जो कुछ मेंबर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड किया चेयर ने, उसके चलते, और ये जो फैसला लिया चेयर ने, 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि एक तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, एक सस्पेंड कर दिया 8 लोगों को, और तीसरा एक और मुद्दा रेज किया है ऑपोजिशन ने, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी बता ये है कि प्रधानमंत्री जो ओम बिरला ने ये जो वक्तव्य दिया कि उन्होंने, हाँ, प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक आ गए थे, प्रधानमंत्री को खतरा था, लोकतंत्र में दाग लग सकता था, जी खुद ही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा वो ना है, और महिला सांसदों पे ये आरोप लगाया, और एक वीडियो भी आज जारी कर दिया गया है, इसमें महिला सांसद खड़े हुए, उस वीडियो से तो कुछ ऐसा समझ में आता नहीं है। बिल्कुल, ये वीडियो किसने जारी किया है? किरण रिजिजू ने। हाँ, जिनका एक ये दायित्व ये है कि सदन को चलाएं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सदन को चलाने में मदद करे। एक चौथा मुद्दा भी है विनोद जी, चौथा मुद्दा यह है कि जब सत्ता पक्ष के सांसद खड़े होते हैं तो उनके ऊपर वो प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, वो नियम लागू नहीं किए जाते जो कि विपक्ष के ऊपर लागू किए जाते हैं। सही बात है। आप निशिकांत दुबे ने जो बोला, उन पे कोई अंकुश नहीं लगा। राहुल गांधी को बिल्कुल बोलने नहीं दिया गया। 8-9 मेंबर सस्पेंड कर दिए, जो उठ के यही तरजीह कर रहे थे कि बोलने दिया जाए, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। और जैसा कि आपने फरमाया कि भाई ये स्पीकर का इंटरप्रिटेशन ये है कि बहुत संसद सदस्य जो महिलाएं थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी के नजदीक चली गई थी, और उसके चलते उनको लगा कि प्रधानमंत्री के पर्सन को थ्रेट हो सकती है, और प्रधानमंत्री हाउस में नहीं थे उस वक्त, तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि आप ना आए। अब आप मुझे बताइए कि स्पीकर, जिसका दायित्व यह है कि दोनों पक्षों में सुलह करवा के किसी तरह से, एक राय बनवा के किसी तरह से सदन में चर्चा करवाए, ये दायित्व रूलिंग पार्टी का होता है कि टू मेक द हाउस फंक्शन, कि हाउस चलना चाहिए सुचारू रूप से, ये रूलिंग पार्टी का दायित्व होता है। और उसके साथ साथ स्पीकर का भी होता है
क्योंकि स्पीकर के पास वो हैसियत होती है कि वो डायरेक्शन दे सकें रूलिंग पार्टी को और विपक्ष को कि आप इस तरह से कानून के भीतर रह के, रूल्स के भीतर रहकर आप डिस्कशन कर सकते हैं। जी जी। ऐसी पेशरफ्त किसी ने नहीं की। और जो ट्रेजरी की तरफ से एफर्ट होनी चाहिए हाउस को चलाने की, वहां तो ये लग रहा है कि वो मंत्री जी जिन्होंने अभी शेयर किया वो वीडियोस, अंदर क्या हुआ हाउस में, अब ही इज बीइंग एन एजेंट प्रोवोकेटर, मतलब कि आप प्रोवोक कर रहे हैं विपक्ष को ये सब करके, जबकि ऐसे समय में आपको संबंध उनके सुधारने चाहिए और कोई बातचीत का सबब बना के एक राय बनवाकर उसको चलाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो हुआ है हमारे देश में कि एक ऐसा मुद्दा जिसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए थी, किसी भी कंडीशनैलिटी पे होती, सदन में उसकी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सदन में चर्चा के बजाय उसको एक पुलिस केस बना दिया गया। और इससे बड़ी मैं समझता हूं भारत के लोकतंत्र की, भारत की पार्लियामानी पद्धति की बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती जी। आज मुझे अपना लोकतंत्र बोना लग रहा है, इतना सा लग रहा है। और मैं समझता हूं ये सबके लिए, विपक्ष के लिए और सत्तारूढ़ दल के लिए और आपके और हमारे लिए शर्म की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। और इस पे अब आगे क्या होगा। अब नो कॉन्फिडेंस तो उन्होंने दे दिया मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मींस कि स्पीकर के खिलाफ जब ऐसे कुछ पेशरफ्त होती है, इट मींस दैट यू वांट टू रिमूव द स्पीकर। उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि स्पीकर को हटाओ। और उसमें दो लोग भी वो नोटिस दे सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट होता है। और उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कि चिन्हित हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, वो आपको पूरी करनी पड़ती है। 14 दिन के बाद इट इज टेकन अप। और जो लोग इसको मूव करते हैं, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को, वो चर्चा में भाग नहीं लेते। ये कुछ कंडीशनैलिटीज हैं जिसके चलते ये होता है। देखिए सबसे पहले, लेकिन कुछ प्रेसिडेंट्स हैं। देखिए ये सरकार परंपराओं को मानती नहीं है, हेल्दी परंपराओं को भी नहीं मानती, हेल्दी प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मानती। लेकिन जब 54 में मेरे पैदा होने के एक बरस पहले जब जीवी मावलंकर, जो कि पहले पार्लियामेंटेरियन थे जो कि हमारे स्पीकर बने, और मावलंकर साहब की जो बड़ी ही एक प्रसिद्ध किताब है इन अ माइनॉरिटी ऑफ वन, देखिए उस आदमी की जो किताब का टाइटल है, दैट इज सो रिफ्लेक्टिव ऑफ द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, that even if you are in a minority of one, your voice needs to be heard. It will be heard. It's an assurance. लेकिन वो उसको छोड़ते हैं। तो उस वक्त पंडित नेहरू ने ये कहा जब वो मोशन एडमिट हुआ कि इसमें ज्यादा विपक्ष को बोलने का समय देना चाहिए। और सत्तारूढ़ दल को मैं अनुग्रह करता हूं कि आप कम से कम इसमें इंटरवेंशन करें और विपक्ष को आप इस मुद्दे पे सुने। ये है परंपरा। ये परंपरा पूरी करेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं। देखिए वो मैं कहा था ना आपको पिछली बार, शायद आपको कहा था कि किसको कहा था कि कहां गए वो लोग, एक सीरियल आता था। हाँ। और अब तो आज बनना चाहिए नया सीरा कि ये कहां से आ गए ये लोग। कहां से आ गए ये लोग? देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं व्यथित होकर ये कह रहा हूं, तिरस्कार भाव से नहीं कह रहा हूं किसी के लिए, क्योंकि तिरस्कार तो हमारी तंजीमों को, हमारे इंस्टीट्यूशंस का हो रहा लगातार सुबह शाम। इस प्रक्रिया में देखिए किस किस का तिरस्कार हुआ। स्पीकर का तिरस्कार हुआ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का हुआ, लीडर ऑफ द हाउस का हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। ये तीन बड़े ओहदे जो हमारे देश में हैं उस पे हुआ। और चौथा तिरस्कार हुआ कि डिस्कशन जिसमें बाधा लगी, बाधा बनी, वो डिस्कशन थी ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट्स एड्रेस
का मतलब क्या है? देखिए, पार्लियामेंट पूरी नहीं होती विदाउट प्रेसिडेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया is constituted by the two houses, Lok Sabha, Rajya Sabha, and the President of India. जी, जब ही पार्लियामेंट पूरी होती है, उनके एड्रेस पे भी जो विधन पड़ा और डिस्कशन नहीं हुई और प्रधानमंत्री ने रिप्लाई भी नहीं की, तो उस ओहदे पे भी एक धक्का लगा। तो कितने हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को धक्का दिया इस सब के चलते, और किसके चलते धक्का दिया कि एक जनरल साहब, उनकी किताब जो है उसपे सरकार को आपत्ति है और उस पे चर्चा विपक्ष चाहता है। तो वो जो जनरल साहब हैं, अब रिटायर्ड है, लेकिन द फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, वो भी पशेमान हुए। वो भी पशेमान हुए, सही बात। तो सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री हैज बीन पेंटेड इन अ कॉर्नर। ये कैसा विधान है? ये क्या तरीका क्या है? क्यों हम अपनी पगड़ी खुद ही उछाल रहे हैं? और अब जो चर्चा होगी, अभी भी इंटरवीन कर देखिए, ये काम होता है कुछ ही बड़प्पन दिखाने का सरकारों को। सरकार अगर बड़प्पन दिखाती है तो सरकार जब झुकती है तो लोगों की नजरों में उठती है। जी, ऐसे मामले में द गवर्नमेंट शुड स्टूप टू कॉन्कर, बट it is not stooped to conquer. It is trying to show the opposition down, and in the process जितनी भी पार्लियामानी प्रथाएं हैं उनको नीचा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये रिजल्ट हुआ है। एक और छोटी सी प्रथा है, हर चीज, ये प्रथाएं लिखी हुई नहीं होती हैं, पिछले 60-70 साल से ये तकरीबन एक अघोषित नियम है कि दो लोग जब हाथ उठाते हैं तो उनको जरूर टाइम दिया जाता है तुरंत। एक है नेता विपक्ष और दूसरे संसदीय कार्य मंत्री। बिल्कुल, एंड लीडर ऑफ द हाउस, हाँ, और नेता, लीडर ऑफ हाउस तो सदन में प्रधानमंत्री होने के नाते लगातार हाजिर नहीं रहते। नहीं, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। राज्यसभा में लीडर ऑफ, नहीं, बिल्कुल ठीक करे। मैं ही कह रहा हूं कि अब इसमें क्या होता है, हो क्या रहा है, ओम बिरला साहब की लीडरशिप में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नेता विपक्ष जब हाथ उठाते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको टाइम नहीं दिया जाता। लेकिन जब संसदीय कार्य मंत्री हाथ उठाते हैं तो उनको तुरंत जितना चाहे उतना बोलने दिया जाता है। देखिए, वो वाजिब भी है, लेकिन ये अधूरा न्याय है। ये पूरा न्याय नहीं है। सही है। जब एलओपी खड़ा होता है तो उसको भी समय दो, वैसे ही। यही मैं कह रहा हूं। और जब एलओपी खड़ा हुआ हो तो अगर जो चेयर पे बैठा है, जो कि स्पीकर नहीं है, वो पैनल होती है चेयरमैन की, वो उसमें एक आदमी बैठा, वो कहता है आपने तो, आपको परमिशन नहीं मिली, तो वो एलओपी पूछता है भाई मुझे परमिशन की क्या जरूरत है? और फिर कल मैंने देखा कि दूसरी महिला संसद सदस्य चेयर पे थी और उन्होंने कहा कि आप कुछ ये नहीं बोल सकते, आपने नोटिस नहीं दिया। अरे, you are expecting LOP to give you notice before it rises to make a point. आप सारी परंपराओं को तोड़ रहे हैं, उनको मरोड़ रहे हैं, उनको निचोड़ रहे हैं, उनको धराशायी कर रहे हैं, उनको पल्वराइज कर रहे हैं। पल्वराइज का मतलब पाउडर की तरह उनको पीस रहे हैं, चूर चूर कर दिया। तो हाँ, बिल्कुल। और ये हमारा लोकतंत्र किस मरहले पे आ गया भाई, कि मुझे समझ नहीं आती कि इसका निवारण कैसे होगा, ये एक रिपेयर कैसे होगा। ये जो डीप डिस्ट्रस्ट है आज के दिन विपक्ष में और पक्ष में, वो कैसे, वो जो खाई कैसे पटेगी, कौन पाटेगा उस खाई को? एक और हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है विनोद जी, कि चूंकि लोकसभा अध्यक्ष स्वयं विवादास्पद हो गए हैं और तो वो उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो सदन में अपने आसन पे बैठकर सदन का संचालन करना ही बंद कर दिया है। नहीं तो उन्होंने जो तर्क दिया है, उन्होंने जो तर्क दिया है कि मेरे खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मैं इसलिए चेयर नहीं करूंगा। तो भैया 14 दिन का वक्फा होता है कि 14 दिन के बाद इट विल बी टेकन अप, और डिप्टी स्पीकर तो सरकार ने अभी तक बनाया नहीं है। सही बात है। अच्छा, और तो जब उस पर चर्चा होगी तब आप अपने आप को रिक्यूज कर लीजिए। नहीं, वो ठीक है। लेकिन अभी वो उनका अपना निर्णय है, ठीक है, कि आपने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा चेयर में, मेरी यू मस्ट बी फीलिंग हर्ट, या कुछ भी कारण होगा बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं
कि जब ये मैटर टेकअप होगा हाउस में, उस वक्त कौन विराजमान होगा सिंहासन में। कोई फॉर्मर डिप्टी स्पीकर तो है नहीं। राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन ने खारिज कर दिया था नोटिस विपक्ष का, जो माननीय उपराष्ट्रपति के खिलाफ था, चेयरमैन साहब के खिलाफ था। यहाँ को वो काम कौन करेगा? क्या एक डिप्टी स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा क्या? और लगातार कहा जा रहा है ये तीसरा बरस है, दूसरा बरस है कि डिप्टी स्पीकर नहीं है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप ये पद खाली रखते हैं तो आप फंसते, आज वाला स्थिति है उसमें कि ऐसे समय के लिए ही डिप्टी स्पीकर का चयन होता है, ऐसे समय के लिए ही डिप्टी चेयरमैन का चयन होता है। सही बात। क्योंकि जब शुभ खुद व्यथा में हो चेयर, जब चेयर पे स्वयं आरोप लग रहे हो, या चेयर सीम्स टू हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑपोजिशन, आई एम नॉट सेइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, ये बात तो आज तय है ना कि माननीय ओम बिरला जी हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग द रिकॉग्नाइज्ड ऑपोजिशन दैट इज द कांग्रेस। अब जो साइन हुआ है उसमें अखिलेश यादव ने खुद नहीं किया, लेकिन डिंपल यादव ने किया है, बालू साहब ने किया है, डीएमके बालू साहब ने, लेफ्ट पार्टीज ने किया है, उन्होंने नहीं किया, तृणमूल कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन तीन बड़ी विपक्षी पार्टियों ने जब ये साइन किया है, साउथ वाली और समाजवादी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, तो इससे साफ जाहिर है कि बड़ा एक तबका, एक बड़ा सेक्शन जो लोकसभा का है, वो प्रधान माननीय स्पीकर साहब के काम करने के तरीके से शुद्ध है, नाराज है उनसे, और उनको लगता है कि उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, उनको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो उनके लिहाज से इस देश में, हमारी पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में, द लोअर हाउस इज नॉट द लोली हाउस, द लोअर हाउस इज द हाउस विच मेक्स अ गवर्नमेंट रन। बिल्कुल बिल्कुल, उसके आस्था के बिना सरकारें नहीं चलती। तो इसलिए, और मैं समझता हूं कि अभय जी, ये क्राइसिस, मैंने ऐसा क्राइसिस नहीं देखा। अब मैं विनोद जी, अब मैं एक दूसरे मुकाम पर खड़े होकर इस पूरी समस्या का जायजा आपकी मदद से लेना चाहता हूं। वो क्या है कि जब 2024 में नई लोकसभा गठित हुई तो विपक्ष का जो नजारा हमें दिखाई पड़ा, तो वो इस वक्त आजाद भारत का सबसे ज्यादा ताकतवर विपक्ष था संख्यात्मक। इससे पहले कभी विपक्ष इतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना था। लेकिन उससे भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा, और वो इस विपक्ष को काऊ डाउन, इस विपक्ष को अंगूठे के नीचे दबा के रखना चाहते हैं, पीठासीन अधिकारी के अंगूठे के नीचे दबा के रखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हो नहीं सकता, संभव तो था नहीं ये, तो इसका नतीजा ये निकल रहा है, इसमें अभी सामने से निकल रहा है। देखिए, आपको याद है कि जब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय लीडर ऑपोजिशन ने स्पीकर साहब को आसीन करवाया था, दोनों ने इकट्ठे होकर, कितना खूबसूरत नजारा था वो। बिल्कुल। एंड दे बोथ shook hands, कितना खूबसूरत नजारा था वो। इससे दिक्कत क्या हुई? इससे दिक्कत ये हुई कि जो पहले जैसा बहुमत था वो अब नहीं रहा, और उसके चलते ये गलतियां हो रही हैं, और इन गलतियों से बहुमत बढ़ेगा नहीं। इन गलतियों से सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए, सरकार की बदनामी हो रही है, देश की बदनामी हो रही है, और लोकतंत्र की बदनामी हो रही है। और ऐसे समय हो रही है, आज जो बजट पे डिबेट शुरू हो गई, लोकसभा में शुरू हो गई जी, और ऑपोजिशन ने ले ली ये बजट पे डिबेट, क्योंकि इस पे मौका था कि जो अभी ट्रेड डील हुई है यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, और अमेरिका के साथ, और यूके के साथ, तो उस पे चर्चा का मौका मिलता है इसमें, क्योंकि बजट पे से संबंधित ही है ये ट्रेड डील्स। हमारी अर्थव्यवस्था पे उनका कैसा असर पड़ता है, अच्छा या बुरा, इस पे चर्चा तो बनती है ना सदन में। जी जी। और मेरा ये मानना है कि, और उसमें कांग्रेस ने भी
शशि थरूर को फील्ड किया पहले, और उसके बाद अखिलेश यादव बोले, और फिर अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे अभी जब मैं आया। जी। तो तीनों बड़े अच्छे स्पीकर शुरू में विपक्ष ने दिए, और माननीय वित्त मंत्री बैठी हुई थी। मेरा ये मानना है कि ये जो डिबेट चल रही है बजट पे, ये एक ओपनिंग है, सरकार इसको इस्तेमाल कर सकती है। जब जवाब देगी तो सरकार इसको इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसको सलाह देने वाला कोई है क्या? कोई समझाने वाला है क्या सरकार को कि भाई इस पे आपके पास मौका है कि आप विपक्ष से थोड़ा अपना टेंशन कम कर सकते हो और एक सार्थक चर्चा करवा सकते हो, क्योंकि जो चर्चा बजट पे होती है वो हर किसी से संबंधित होती है, गरीब, अमीर, उद्योगपति, काश्तकार, किसान, सब पे। और ये जो बजट और ये जो ट्रेड डील हुई है, इसमें बड़े सवाल हैं। इसमें बड़े सवाल ये हैं कि क्या आपने कॉम्प्रोमाइज किया है क्या किसानों के अधिकारों पे? क्या एक्सपोज हो गया हमारा किसान आज के दिन ऑन इंटरनेशनल वैगरीज ऑफ ट्रेड एंड कंपटीशन? और क्या ये सही कंपटीशन है कि अमेरिका के किसान, जिनको इतनी भारी सब्सिडी वहां की सरकार देती है, वो अपना जो प्रोडक्ट है, अपना उत्पादन जो है भारत में बेच सकता है, आसानी से बेच सकता है? बहुत से लोग पीयूष गोयल साहब के इस कथन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हमारा किसान, हमारा एग्री सेक्टर एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है और फायरवॉल्ड है। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग, बहुत से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इस बात को, इसको डिस्कस कर रहे हैं और इस पे डिबेट कर रहे हैं। तो ना सिर्फ इस पे अच्छी डिबेट करवाएं, और एक तरह से इसी दौरान में कोई तरीका निकलवाएं जिसके चलते जो विपक्ष की बातें जनरल नवरत्न की किताब पे हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे जब डिफेंस बजट पे डिस्कस करते हुए ये चर्चा हो सकती है, डिफेंस एलिमेंट जो है बजट का, उस पे ये चर्चा हो सकती है, और भाई पैसा पर्याप्त दिया गया, नहीं दिया गया, विपक्ष अपने तरीके से बात करेगा, और उसमें ये भी चर्चा कर लेगा कि जब हमको, नरवणे साहब की किताब पे जैसा है कि चीन हमको चैलेंज पोज करता है और हमारी टेरिटरी को हड़पने की कोशिश करता है, ये बात जग जाहिर है। लेकिन उस पे भी शायद सरकार को डर इस बात का होगा कि जो चाइना पे हमने नैरेटिव गढ़ा है पंडित जी के आसपास, पंडित नेहरू के आसपास, वो कहीं इनके तर्क से वही नैरेटिव हमारे नेता के आसपास ना घूमना शुरू हो जाए। यही असली डर है। आप जो बात कर रहे हैं, असली डर यही है। इसीलिए हालांकि जब वो लोकसभा अध्यक्ष बन गए ओम बिरला, तो उनको, ठीक है, मैं मानता हूं लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद भी व्यक्ति अपनी मूल पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं वफादार रहता है, और वो संकट के समय उस पार्टी का साथ भी देता है, लेकिन कम से कम चर्चा तो कराओ। अरे भाई, भैरव सिंह शेखावत से सीख लो। हाँ, सही बात। भैरव सिंह जी नहीं रहे थे पार्टी के मेंबर, बिल्कुल। और जहां तक मेरी इत्तला है, चटर्जी सीख लो, सोमनाथ चटर्जी सीख लो, आप वेंकैया नायडू से सीख लो, वो भी नहीं रहे थे। सीख लो, सही बात। तो आप जब पार्टी में भी रहोगे, अरे एक जमाना था कि एक ट्रेडिशन थी कि स्पीकर को अनइलेक्टेड, अनकंटेस्टेड इलेक्शन होना चाहिए उसका। भैया, आप प्रथा तो ऐसी बनाइए ना अपने कार्यकलाप से, अपने कॉन्डक्ट से, बाई पार्टीशन तरीके से हाउस चलाओ, तो आपको तो बिना कंटेस्ट के ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिलकर इलेक्ट करवा सकती दोबारा, अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो। और ऐसे स्पीकर हैं जिनमें सबको आस्था है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आज के दिन कोई वो मुकाम हासिल करना चाहता है, क्योंकि कारण यह है कि अगर कोई वो मुकाम हासिल करना चाहेगा तो उसको टिकट ही नहीं देंगे। सही बात। उसका थैंक यू कर देंगे। भैया, मैं सच बता रहा हूं आपको, जिस तरह की मानसिकता है, और मानसिकता दर्शाती कैसे है कि भाई आपने पुलिस केस बना दिया यार, समथिंग विच इज अंडर डिबेट इन पार्लियामेंट, on which there is a difference of opinion in parliament, you have turned it into a police case. For what?
भाई तमाम, जैसे आप बोल रहे हैं, तमाम दुनिया जानती है कि किताबें मैन्युस्क्रिप्ट घूम रही है, पीडीएफ घूम रहा है, पूरी किताब का पीडीएफ है। उसका वो हिंदी भी घूम रही है उसकी। हिंदी भी घूम रही है। वो जो किताब है ऑलरेडी बिक चुकी है, पढ़ी जा चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। आपने पेंगुइन इंडिया पर एक प्रतिबंध लगा दिया, और पेंगुइन इंडिया से आपने इतने दिन के वक्फे के बाद एक स्टेटमेंट इशू करवा दिया, और उस बेचारे को, पेंगुइन को, इतना सुंदर पक्षी होता है, इतना सुंदर जानवर होता है वो जो है उसको आपने केज्ड पैरट बना दिया। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी सुंदर फिल्म बनी थी पेंगुइन पे, पेंगुइन्स पे, हैप्पी फीट। हैप्पी फीट, हाँ। हाँ, और हम जब सुबह सैर करते थे तो हमारा एक ग्रुप था, हम सैर करते थे और हमने अपना नाम रखा हुआ था हैप्पी फीट। मैंने आज तक कभी इतना अनहैप्पी पेंगुइन नहीं देखा। और वो चिक्की सरकार जो है उससे आपने स्टेटमेंट इशू करवा दी, और वो क्या करते हैं? न केवल अनहैप्पी पेंगुइन है, बल्कि अपनी पूरी डेमोक्रेसी ही अनहैप्पी हो गई है। देखिए, बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी हैज बीन सेंट टू सीड, इट हैज गॉन टू सीड इन पार्लियामेंट। और मैं समझता हूं कि ये अच्छा संकेत नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। और जो फाउंटेन हेड है बीजेपी का, जिसका नाम की आरएसएस है, क्या वो इस पे हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं कर सकता। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कि एक्सेसेस हो रही है सरकार के द्वारा? नहीं, उनकी समझ से बाहर है ये। उनका और लक्ष्य अलग है, उनकी समझ से बाहर है, और वो मान रहे होंगे कि ठीक हो रहा है। नहीं, वो सही है, क्योंकि कल जो भगवत जी का जो बयान आया है उससे तो लग रहा है कि वो गदगद है। वो गदगद है, वो मान रहे हैं ठीक हो रहा है। और वो तो ये जो इसमें यही तो प्रॉब्लम है भाई, कि घर में एक जमाने में बड़े हुआ करते थे, पार्लियामेंट में बड़े, पार्लियामेंट में बड़े, तो बड़े होते हैं ना पार्लियामेंट के, तो उनकी बात सुनी जाती थी। और उनमें जैसे पार्लियामेंट के बड़े हुआ करते थे, सबसे बड़े पार्लियामेंट के बड़े हुआ करते थे चंद्रशेखर जी, और उधर राज्यसभा में भैरव सिंह शेखावत वो दायित्व निभाते थे, जसवंत सिंह जी भी निभाते थे कभी कभी। ये लोग सीरियस माइंडेड लोग थे, और यशवंत सिन्हा भी होता था, और अरुण जेटली भी कभी कभी, उसकी बड़ी क्रिएटिव भूमिका होती थी, हालांकि उसकी एक डिफाइंड लाइन होती थी। लेकिन ये जो लोग दिग्गज होते थे पार्लियामेंट के भीतर, और वो जो दिग्गज हैं, प्रणब मुखर्जी, वो भी उन वालों में बड़े सटीक थे कि वो चाहते थे कि सदन में डिबेट हो, और डिबेट के बड़े पक्षधर थे हमारी पार्लियामेंट में। लेकिन आज के दिन हमारी पार्लियामेंट में डिबेट का पक्षधर नजर नहीं आता ज्यादा, इक्का दुक्का है जो नजर आता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बहुत अफसोसनाक स्थिति है, और इस अफसोसनाक स्थिति से अगर सरकार ये सोचती है कि वो पार्लियामेंट में इस तरीके से विपक्ष के मुकाबले अपनी गोटी लाल कर लेगी, तो वो गलतफहमी में है। कुल मिलाकर इसका भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में, विरोधियों के, सबके बीच में गलत संदेश जा रहा है, नुकसान उसकी ही हो रहा छवि, है। अपनी छवि को इतना धूमिल नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी को। बिल्कुल। देखिए, हम तो बड़े यंग थे उस वक्त जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, और हम तो बड़े यंग थे उस वक्त जब संजय गांधी का तूती बोलती थी, और संजय गांधी के लोग, जो उसके गुर्गे जो थे, वो देश दुनिया में भारत चलाते थे, और खासकर दिल्ली में उन्होंने काफी गदर मचा रखा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी हमारे जो सीनियर्स थे वो बात करते थे आपस में, और हम उनको सुनते थे। तो वो कहते थे कि अपने पितृ प्रेम में अंधी हो गई इंदिरा गांधी। लेकिन उस अंधी के इंदिरा गांधी की आंखों में जागृति आई 12-14 महीने के बाद, और उसने इलेक्शन करवाने की कोशिश की इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन वो हार गई। तो भारत को उसने वो सौंप दिया वापस, जो भारत से छीना था लोकतंत्र, और भारत को, लेकिन ये लोग नहीं वापस कराएंगे लोकतंत्र। वो भारत से छीन लिया है। They are not going to return democracy to India. That's what I'm saying. That अरे अभी हमने, कहना नहीं चाहिए पर छोड़िए, किसी पत्रकार के बारे में क्या कहना। मेरा कहना है कि इंदिरा गांधी restored democracy to India after having snatched it unfairly from our people, from our opposition, from each one of us. लेकिन आज
क्या वो स्थिति है? आप कहते हैं नहीं करेंगे लोग, और उस वक्त जब उस वक्त ये बात भी होती थी, मैं आई डेयर से कि उस वक्त ये बात भी होती थी कि अरे इनके हाथ में कभी आ गया तो कभी वापस नहीं लौटाएंगे। ये बात होती थी, वही हो रहा है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत हमारी प्रोमिनेंट एक लेफ्ट की हिस्टोरियन है, आज भी हैं, उनकी बड़ी इज्जत है, वो ये कहा करती थी। और आज के दिन प्रफुल्ल बिदवाई, जो बड़ा अच्छा कॉलमनिस्ट था, बहुत अच्छा पत्रकार था, डेथ हो गई उसकी, उसके अखबार, उसके लेख छपने बंद हो गए अखबारों में, तो वो कहता था कि दिस इज इंडियन ब्रांड ऑफ मकार्थीज़म। आज तो वर्स्ट है भाई। कौन था मकार्थी? हर किसी को कहता था कि ये तो कम्युनिस्टों के स्पाइस हैं, और उसके चलते चार्ली चैपलिन को भी भागना पड़ा मुल्क छोड़कर, हम्फ्री बोगार्ट को भागना पड़ा, इतने बड़े बड़े स्टार्स को मुल्क छोड़कर। और एक फिल्म बनी है ट्रैम्बो, डेल्टन ट्रैम्बो, आप देखिए, उसको देखिए, ट्रैम्बो देखिए, कमाल की, देखिए कमाल की फिल्म है। और उस व्यक्ति ने उसको, कुछ लोगों ने, कुछ बड़े स्टार्स ने मदद की और हेल्प की, तो इसीलिए उस एक्सपीरियंस से गेन करते हुए ये लोग हमारी जो फिल्मी जगत है उसको भी अपने रंग में ढाल रहे हैं कि कहीं वो उस राह पे ना निकल जाए जिस राह पे मकार्थी के टाइम अमेरिका में, बॉलीवुड में कुछ, हॉलीवुड में कुछ लोग खड़े होकर बोलना जब शुरू किए थे। जी विनोद जी, तो हम लोगों ने बेहतरीन चर्चा की, और ये बहुत संकट का क्षण है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी संसद के लिए। और संसद ही जब विचार विमर्श का केंद्र नहीं रह जाएगी, और जब वहां पे उठाए गए मुद्दों को पुलिस केस में तब्दील कर दिया जाएगा, तो जाहिर है, और विपक्ष जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र पतन के किस मुकाम पर खड़ा हुआ है। हम सबको अफसोस है, मुझे भी अफसोस है, आपको भी अफसोस है, और हम इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को खत्म कर सकते हैं कि किसी तरीके से सत्ता पक्ष को अकल आएगी, और वो बजट के ऊपर जो चर्चा होगी उसका सहारा लेकर शायद कुछ जिसे कहते हैं बुद्धिमानी के कदम उठाए। और मेरा प्रार्थना है कि वो दिन नहीं रहे, तो जी, अगर वो दिन, मेरी प्रार्थना ये है कि अगर वो दिन नहीं रहे हाँ, तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। That optimism is eternal, hope is eternal. बिल्कुल, Let's hope against hope. बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Bye bye. Bye. वेरी गुड डिस्कशन।